साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक कुछ अतिरिक्त है, जैसे कि बहुत सारे जो है वैकेंसियाँ आपके सामने हैं और बहुत सारे अवसर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन अवसरों के बीच बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आज मुझे प्राप्त हुआ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि 19,000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती आ रही है। तो जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे जो है अभी अंडर एज हैं, जैसे अभी जो क्राइटेरिया है सिपाही बनने की उसके अंदर है, तो वो लोग पूछ रहे थे कि क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद 4500 से ज़्यादा आपकी जो है एएसआई भर्ती आ रही है, कांस्टेबल की आ रही है, एएसआई की आ रही है। कुछ लोग इसको पूछ रहे हैं क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि उसके बाद जो है आप सभी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं और इसकी जो है मई में नोटिफिकेशन आएगा। आप सभी लोग जानते हैं मई में नोटिफिकेशन आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो प्राथमिक की भर्ती आएगी वो 20,000 से ज़्यादा रहेगी। कुछ लोग पूछते हैं क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब कुछ लोग केवीएस को लेकर के भी ऊहापोह की स्थिति में बने हुए हैं। हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मई तक इसका भी नोटिफिकेशन मई लास्ट तक आ सकता है। कुछ लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का तो अभी दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। एमपी में जो एमपी टेट दे करके आए हैं कुछ लोग उसके बारे में पूछते हैं, इसकी सुपर टेट कब तक होगा, मतलब इसकी शिक्षक भर्ती कब होगी। उसके बाद कुछ लोग रीट दे करके आए हैं, रीट के बाद जो है सुपर रीट के लिए ट्राई करते रहते हैं। मतलब हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बच्चे से बात होता है तो वो रीट की तैयारी, सुपर रीट की तैयारी के लिए बोलते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ही मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं जो बुंदेलखंड वाले एरिया के हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप हमारे पास आते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको करना क्या चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि सबको देखिए दिमाग उतना ही होता है, लेकिन एक सही समय पर सही सोच और सही निर्देश आपको सफलता तक पहुंचा देता है। पढ़ते सब उतना ही है, लेकिन अगर आपको सही निर्देश मिल गया और सही दिशा की तरफ आपने प्रयास कर दिया, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल जाएगी और बहुत सही समय पे सफलता मिलेगी। बहुत लंबा समय आपका नहीं जाएगा। अगर आपने बहुत लंबा समय खींच दिया है ना, तो निश्चित तौर पे आपको सही गाइडेंस और सही निर्देशन नहीं मिला है। जिसको सही गाइडेंस और सही निर्देशन मिला 100% बहुत सीमित समय में सफलता उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपी टेट, चाहे रीट की, चाहे बीपीएससी की, चाहे केवीएस की, ठीक है, सबसे पहले अगर इसमें कोई परीक्षा होनी है बीपीएससी टीआरई 4 की होनी है। ठीक है, सबसे पहले कोई परीक्षा होनी है इसी की होनी है। ठीक है, तो आप सभी लोग हर तैयारी में आप अपनी किस्मत आजमाइएगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप इसी की तैयारी करिए, लेकिन सबसे पहले कोई परीक्षा होगा बीपीएससी टीआरई 4 होगा। और हमें जहां तक उम्मीद है कि फॉर्म भरने के विदिन 25 से 35 दिन के अंदर, ठीक है, फॉर्म भरने के 25 से 35 दिन के अंदर इसकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले अगर किसी की तैयारी करनी है बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करिए। ठीक है, उसके बाद एमपी टेट और एमपी टेट की शिक्षक भर्ती की बात करें, तभी तक 2020 में एमपी टेट हुआ था, उसका रिजल्ट आया था। उसके बाद फिर 2024 में एमपी टेट हुआ। इसकी सुपर टेट कब तक होगा? इसका सुपर टेट जो होगा, हमें जहां तक मुझे जानकारी, मेरे कुछ साथी मध्य प्रदेश से हैं जो कि व्यापम के तहत, जो कि वहां के प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, तो उनसे जो मुझे जानकारी मिली वो लोग बताते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक संभव है कि हो सकता है ये। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक एमपी टेट। और रीट के लिए आप सभी लोग जानते हैं 6 जनवरी तक आपका सुपर रीट होना है। जो भी शिक्षक भर्ती के लिए वहाँ ट्राई कर रहे हैं वो तैयारी, तो रीट की परीक्षा तो 6 जनवरी तक आपकी होनी है। उसके बाद ये कांस्टेबल भर्ती और एसआई भर्ती की बात करें तो ये भर्ती इतने जल्दी नहीं पूरी होने वाली है। हमें जहाँ तक लगता है आगामी कम से कम 12 से 14 माह लगेंगे इसकी प्रक्रिया कंप्लीट होने में। ठीक है, इसकी प्रक्रिया कंप्लीट होने में आगामी 12 से 14 महीने लगेंगे। तो अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किस तरफ जाना है। और केवीएस के बारे में बात करें तो केवीएस की बात मैंने कर दिया है। सबसे पहले आपके सामने बीपीएससी की परीक्षा है, तो आप सभी लोग बीपीएससी की ही तैयारी करिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनत बीपीएससी की तैयारी करने वाले, जो प्राइमरी की तैयारी करने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस विषय पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपको बढ़िया नंबर दिलाएगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ों को जो है पॉज करके, मतलब रोक करके, मैं बीपीएससी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा मेहनत पीआरटी भर्ती, जो प्राइमरी भर्ती के लोग हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत किस विषय पर करें? देखिए, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करना है आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये चीज़ को मैं हमेशा बताया हूँ कि
एनसीईआरटी कक्षा 11वीं 12वीं की किताब आपको पढ़ लेनी है। आईएनएम के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जहां से बढ़िया चाहते हैं वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कहां से प्रैक्टिस करें, तो आपके बड़का बड़का जो टीचर हैं वो घटना चक्र के पूर्वावलोकन से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। या तो आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिए और नीचे जो लिखा रहता है उसका डिस्क्राइब किया रहता है, या तो आप उसको तो जरूर करना है आपको, ठीक है। आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ करनी है। उसके बाद आपको मैथ भी अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सेगमेंट है आप आराम से यहाँ पर जो है 90% से, मैथ में 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग, ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है, आईएनएम, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे जिस पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है, ज्योग्राफी पर मेहनत करना है। किस पे? ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी आप कहाँ से पढ़ें? कुछ लोग देखिए, विश्व ज्योग्राफी आपकी आने वाली नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी ही आपकी आएगी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप लूसेंट का सहारा लीजिएगा। उसके बाद किसी टीचर को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ज्योग्राफी आप अपने मन से पढ़ेंगे तो मैं भी जब शुरुआत में पढ़ाई शुरू किया था उस समय समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कोरिलेट नहीं कर पाते। जब कोई टीचर बता देता है ना तो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप ज्योग्राफी के लिए किसी टीचर को फॉलो करिएगा और बुक लूसेंट और महेश कुमार वर्णमाल वाली जो 1 लाइनर पीडीएफ है, 1 लाइनर वाली एनसीईआरटी वाला, उसको कर लीजिएगा, ठीक। उसके लिए आप कुछ लोग कहेंगे भैया इसके लिए एनसीईआरटी अलग से पढ़े, कोई जरूरत नहीं है ना, मुझे जहाँ तक लगता है। ये 4 सब्जेक्ट है। उसके बाद आपकी पॉलिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली आती है, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। जो भी खान सर का जो है पहले की पॉलिटी वगैरह पढ़े होंगे, खान सर जो पढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या अनुच्छेद, मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्धारक तत्व के जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो सब जो पढ़ाया जाता है ना, वहीं से क्वेश्चन आता है, कोई डीप से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। प्राइमरी भर्ती की बात बताते हैं। और अगर क्लास 6 to 8 आप तैयारी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सोशल साइंस क्लास 6 to 8 के लिए तैयारी कैसे करें, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने वो सब देखा है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटी उसमें जो है क्लास 9-10 की पढ़ लेंगे, 100% पूरी पॉलिटी 9-10 की आ जाती है 6 to 8 में। लेकिन प्राइमरी में जो पॉलिटी आती है 2-4-5 नंबर की, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली आती है, लूसेंट वाली पॉलिटी आती है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये इतने सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब जो आते हैं आपके इन्वायरमेंट वाला जो सब्जेक्ट आता है, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जहाँ से आप पढ़ रहे हैं ना, 1 लाइनर ही आप पढ़ लेंगे तो आपका 1 लाइनर ही आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इतने सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको साइंस नहीं बताया था। साइंस कुछ लोगों ने पूछा कि साइंस जो है निश्चित तौर पे ज्योग्राफी का सेगमेंट बढ़िया है, कम से कम 17-18 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आएगा, मैथ का 16-17 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का आता है। उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री और आईएनएम मिला करके 12-13 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी 4-5 क्वेश्चन आता है। ईवीएस जो है कम से कम 8 से 10 नंबर क्वेश्चन ईवीएस का आता है। साइंस भी जो है कम से कम हमें लगता है कि 15 से 20 के बीच में आता है। साइंस आपके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, साइंस आप बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे होंगे, बहुत बड़े टीचर, और अपने आप को टीचर साबित करने के लिए बहुत बड़का लेवल ला करके भी रख दे रहे हैं, और रेलवे का भी लेवल ला करके आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां तक आता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने किसी टीचर को देखा, वो न्यूमेरिकल बता रहे थे, न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन आपका साइंस में नहीं आएगा, ठीक है। जो आपकी साइंस आएगी प्राइमरी वाले, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा, तो फिर साइंस आपको कहाँ से करनी चाहिए? आप साइंस के लिए कुछ भी करिएगा, कहीं से भी आप पढ़िएगा, लेकिन क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी वाला जो साइंस है, एनसीईआरटी, कुछ लोग बोल रहे थे भैया बिहार या सीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत है? बिहार या सीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी साइंस के लिए आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर 20 क्वेश्चन आता है तो 12-13 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए, अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, कुछ लोग हमसे बोलते हैं भैया हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा 60 से 70 नंबर आ रहा है प्रैक्टिस में उनका 60 से 70 नंबर आ रहा है, किसी का 72 नंबर आ रहा है, कहते हैं हमारा इतने नंबर आ रहा है। देखिए, आप सभी को मैं बता दूं, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए मैं निश्चित तौर पे 15 प्रैक्टिस सेट आपको जरूर दूंगा। वो परीक्षा के दौरान मैं दूंगा, जब परीक्षा आपकी होने वाली होगी उससे 1-1.5 महीना पहले मैं स्वयं अपने हाथ से बना करके 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस दूंगा। उसमें आप जितना नंबर करेंगे, मान लीजिएगा कि आप उतना स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत फर्जी प्रैक्टिस बनाया जा रहा है। मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म का मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा डाला जा रहा है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैथ का 12-13 क्वेश्चन आता है तो 35-35 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन मैथ का डाल दे रहे हैं। तो क्या मतलब है? एक संतुलित जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट अभी भी कोई मतलब इत्मीनान से नहीं बना रहे हैं। टेस्ट जानते हो कैसे बना?
जो व्यक्ति दिन भर में 50 टेस्ट मतलब कंबाइन कर रहा है वो कैसे करेगा? इधर से कॉपी किया, इधर से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, उधर से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। कोई उसको कोई भी मतलब कि कोई भी एनालिसिस नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट मार करके प्रैक्टिस दे देना है आपको। तो उसके चक्कर में आप मत पड़िए। अगर आपने नोट्स बना लिया, मैं तो हमेशा कहूँगा कि नोट्स आपको बनाना चाहिए। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं और आपने नोट्स बना लिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको प्रत्येक दिन खाली नोट्स का रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन पर डे आपको करंट पढ़ना है। अब ध्यान रखिएगा, पर डे आपको करंट पढ़ना है। करंट तो एक भी दिन आपको नहीं छोड़ना है। करंट आपको पर डे पढ़ना है। करंट के लिए जो भी आप कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि करंट एक ऐसा टॉपिक है। मैं तो करंट के 8 क्वेश्चन जो भी आते हैं, मैं करंट में 8 क्वेश्चन करने का मतलब कि ये कहता हूँ कर ले जाएगा हर एक बच्चा। पर डे अगर आप करंट पढ़ते हैं तो करंट बहुत ईजी आएगा। और करंट एक दिन आप मैगजीन को लेकर के गुजार देंगे इसी से ना, वैसे करंट नहीं याद होता है। प्रत्येक दिन पढ़ने पर ही करंट याद होता है। तो करंट के लिए आपको प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। अगर जून में आपका पेपर होगा तो जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर आपको कंठस्थ होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन कंठस्थ होना चाहिए, तब जा करके आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। अभी आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करिए। डोमिसाइल को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, डोमिसाइल नहीं लगने वाला है, बस आपको केवल पढ़ाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो है 19,000 से ज़्यादा जो है कांस्टेबल और यूपीएसआई के पद आ रहे हैं। देखिए, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि वही वाली बात है ना कि मैं थोड़ा सा अगर ऐसा बोल दूँ कि मतलब कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन इसका अगर किसी एक से हो तो निश्चित तौर पे वो सफल होता है। तो अभी आप अगर प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं तो किसी एक से ही करिए, और अगर बीपीएससी टीआरई से आप प्रेम करते हैं, निश्चित तौर पे आपको दगा नहीं देगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो ये आपको मिल ही जाएगा, ये मुझे जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। इस बात को मैं बता दूँ, कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, तो आपको लगातार मेहनत करना है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन तो है, लेकिन प्रथम वरीयता दीजिए इसको, ठीक है। मेरी बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं उस दिन साइंस को छोड़ दिया था, सोशल साइंस के लिए स्पेशल मैं बता दूंगा कि सोशल साइंस के 80 नंबर की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा जो है सोशल साइंस में 92 नंबर आया था, 92 नंबर। तो थोड़ा सा सोशल साइंस को लेकर के, सोशल साइंस का भी मैं विद्यार्थी रहा हूँ बहुत पहले से, तो उसको लेकर के मैं अच्छे से आपको गाइडेंस दूंगा। और बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे भैया मैथ साइंस बता दीजिए, भैया वो सोशियोलॉजी बता दीजिए क्लास 11-12 का। भाई उसके बारे में मुझको कुछ नहीं पता, क्या बता पाऊंगा। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। मैथ साइंस के बारे में देखिए, मैथ मेरा सब्जेक्ट इंटर तक रहा है, लेकिन अब प्रतियोगिता स्तर पर और शिक्षक भर्ती में किस तरीके का मैथ आता है उसके बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। मैं प्रतियोगिता स्तर पे सामान्य वनडे एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल तक मैथ पढ़ा हूँ, लेकिन उस लेवल का मैथ नहीं पढ़ा हूँ जो कि स्कूल में पढ़ाया जाता है। आज मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा मैथ में, इंटर वाले मैथ में 93-94 नंबर रहा है, लेकिन आज मैं अवकलन का एक भी डिफरेंशियल जो होता है, इंटीग्रल जो आता है, उसका एक भी फार्मूला नहीं याद है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। बाकी और जितने भी सामान्य सब्जेक्ट होते हैं उन सब की मैं चर्चा आपके सामने कर सकता हूँ। ज़्यादातर बच्चे पीआरटी वाले हैं, तो पीआरटी को लेकर के मैं अच्छे से गाइडेंस आपको कर रहा हूँ। जो भी ज़रूरत आपको हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं आपके लिए खड़ा हूँ, तैयार हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि जीएस का एक एक पॉइंट ला करके पढ़ाइए। अप्रैल का कुछ दिन आप हमको दे दीजिए, क्योंकि अप्रैल में कुछ दिन मैं थोड़ा सा व्यस्त ज़्यादा हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरी व्यस्तता समाप्त होती है तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जीएस वाले जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, 20-20, 25-25 मिनट का एक वीडियो आपको पोस्ट कर दिया करूँगा, जिससे आप पढ़ करके निश्चित तौर पे वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। वो वीडियो मैं पोस्ट कर दिया करूँगा, मेरे अगर संभव होगा तो, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह के, ठीक है, मैंने ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। कोशिश करिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू।